Hello everyone, my name is Arpit. Welcome to my channel. If you are new here, then please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon so that you don't miss my upcoming videos. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड 1% भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट हैव टू वॉच एनी सिंगल वीडियो रिलेटेड टू काउंसलिंग। इस वीडियो को हम टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट के 2 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग, थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस एंड फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे योर मोस्ट एक्सपेक्टेड डाउट रिगार्डिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, नेक्स्ट है कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, देन नेक्स्ट योर मोस्ट एक्सपेक्टेड डाउट रिगार्डिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देन वीडियो का फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये विंडो जो शो हो रही है, ये आप जब MPDME पर रजिस्टर करेंगे, आपको प्रोफाइल बनाने के बाद आपको ये कैंडिडेट प्रोफाइल पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ये विंडो आपको शो होने लगेगी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है रजिस्ट्रेशन स्लिप या कैंडिडेट एडमिट कार्ड। जब आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया होगा तब एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक कन्फर्मेशन पेज मिलता है। ठीक है, आपको उस कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख लेना है, आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके 6 to 7 जेरोक्स करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद है एडमिट कार्ड। आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना है, 6 to 7 कॉपीज़ करवा लेनी है। आपको अपना रिजल्ट भी निकालना है, उसके 6 to 7 कॉपीज़ करवा के रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद है क्लास 10th मार्कशीट, 11th मार्कशीट एंड 12th मार्कशीट। आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट कैरी करनी है और उसकी 6 to 7 कॉपीज़ निकाल के रख लेनी है। उसके बाद है MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है और उसकी 6 to 7 जेरोक्स करवा के रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट अदर देन मध्य प्रदेश। इस डोमिसाइल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो और आप किसी अदर स्टेट का डोमिसाइल यूज़ नहीं कर रहे हो, इस बात का एफिडेविट आपको बनवा के रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो लाइक ST SC OBC, देन आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना है। ठीक है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। आपको अपना करंट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना है। वैसे तो इनकम सर्टिफिकेट 3 ईयर तक वैलिड होता है, लेकिन आप अगर पॉसिबल हो तो आप करंट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट। अगर आप किसी क्लास से बिलोंग करते हो लाइक PWD, फ्रीडम फाइटर और सैनिक कोटा, देन आपको आपका कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना है। तो ये था लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है। उसमें आपका फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो कन्फर्मेशन पेज आपको जो नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जो अलॉट हुआ था वो आपको रखना है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड रखना है, साथ में आपको अपना रिजल्ट भी रख लेना है। ठीक है, इनकी 6 to 7 कॉपीज़ आपको निकाल के रख लेनी है। उसके बाद है क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 11th की मार्कशीट और क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, आपको इसका ओरिजिनल फॉर्म भी रखना है और आपको इसकी जो है कॉपीज़ निकाल के फ़ोटोकॉपी निकाल के रख लेनी है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट आइडेंटिटी रखनी है जिसमें आपकी क्लियर फ़ोटो विजिबल हो। इसमें है आप रख सकते हैं वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड में आप अपना नेम चेक कर लीजिएगा, वही नेम होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। ठीक है, और आपकी अगर काफ़ी पुरानी फ़ोटो हो तो उस फ़ोटो को पॉसिबल हो तो अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए जो 1 जनवरी 2024 के बाद का हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका करंट ईयर इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अगर OBC से बिलोंग करते हो तो आपका ये जो है इनकम सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है। इससे आपके डिटरमाइन हो जाएगी कि आप क्रिमिनल ईयर से हो या नॉन क्रिमिनल ईयर से हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हो देन आपको नीट डिसेबिलिटी सेंटर में जाना है और आपको अपना बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अपना PWD सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है सैनिक कोटा। अगर आपके पेरेंट्स अगर सैनिक कोटे से बिलोंग करते हैं देन आप
सैनिक कोटे के लिए एलिजिबल हो। मैं लास्ट में इससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि सैनिक कोटा किसके लिए अप्लाई होता है, लाइक पैरामेडिकल फोर्सेस के लिए अप्लाई होता है या नहीं। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। उसके बाद है फ्रीडम फाइटर कोटा। अगर आप एप्लीकेबल हो फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए, देन आपको फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए फॉर्मेट 3 यूज करना है, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जीएस कोटा। अगर आप जीएस कोटे के लिए एलिजिबल हो, देन आपको जीएस कोटे के लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एनआरआई। अगर आप एनआरआई कोटे से बिलोंग करते हो या आप एनआरआई कोटे से कोई सीट लेना चाह रहे हो, देन आपको ये प्रॉपर प्रोफार्मा के थ्रू आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद है एफिडेविट रिगार्डिंग नॉट ऑब्टेनिंग नेटिव रेजिडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर स्टेट। देन आपको मैंने पहले क्लियर किया था, ये एफिडेविट के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि आप दूसरे स्टेट का स्टेट कोटा यूज़ नहीं कर रहे हो, आप एमपी डोमिसाइल का यूज़ कर रहे हो, आपको इस बात का एफिडेविट बनवा के रख लेना है। ठीक है, उसके बाद है सीट लिविंग बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड और डिसिप्लिनरी अंडरटेकिंग प्रोफार्मा। देन आपको इस चीज़ का आपको प्रोफार्मा एमपीडीएमए की साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। आपको इस फॉर्मेट को कॉपी करवाना है और एक नया सर्टिफिकेट बनवा के अपने सारी इन्फॉर्मेशन उस पर टाइप करवानी है और एथोराइज्ड अथॉरिटी का सिग्नेचर या सील लगवा के रख लेनी है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सॉरी, आपको मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स कहा है उन सब की एक समरी दे देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपका नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन यानी कि कंफर्मेशन पेज, उसके बाद एडमिट कार्ड, रिजल्ट, देन एमपीडीएमए का रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट लेटर। आप जब एमपीडीएमए पर रजिस्टर करोगे तो आपको वहाँ भी एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, उस कंफर्मेशन पेज को आपको निकाल के रख लेना है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, देन आपके प्रोफाइल पर एक अलॉटमेंट लेटर सेंड किया जाएगा, आपको उसको निकाल के भी रख लेना है। देन उसके बाद क्लास 10, 11, 12 की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकी ओरिजिनल कॉपी और आपकी जेरॉक्स कॉपीज़ सारी आपको कैरी करनी पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी वन, इनमें से किसी भी एक को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी फ़ोटो जो है क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ोटो क्लियरली विजिबल नहीं है, देन आप टाइम रहते उसको अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको एमपीडीएमए की साइट पर मिल जाएगा। आप पॉसिबल हो तो नए गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कॉपी करें, ओल्ड गैप सर्टिफिकेट यूज़ ना करें। ठीक है, उसके बाद रूरल सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड, एफिडेविट, ये भी आपको 500 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर बनवा के रख लेना है। इसका भी फॉर्मेट आपको एमपीडीएमए की साइट पर मिल जाएगा। उसके बाद है एफिडेविट रिगार्डिंग डोमिसाइल, ये भी जो मैंने आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बताया है उसके बारे में है। इसको भी 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपको बनवा के रख लेना है। ठीक है, सीट लिविंग बॉन्ड एफिडेविट, रूरल सर्विस बॉन्ड एफिडेविट, इसका फॉर्मेट आपको एमपीडीएमए की साइट पे मिल जाएगा। इसके लिए अभी से परेशान नहीं होना है। अगर आप को कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप रिपोर्टिंग करिए। ठीक है, उसके बाद आपकी कॉलेज के आसपास कोई भी नोटरी शॉप हो तो वहाँ पर ये सारे जो सीट लिविंग बॉन्ड है, रूरल सर्विस बॉन्ड है, इस चीज़ का एफिडेविट आपको वहाँ बना के दे देंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 6 to 7 कॉपीज़ आप जेरॉक्स करवा के रख लीजिएगा। साथ में ही आपको आपने जो नीट के टाइम पे आपने जो पासपोर्ट फ़ोटो आपने सबमिट की थी फॉर्म में, देन आपको वही फ़ोटो निकाल कर 20 to 25 कॉपीज़ आपको रख लेनी है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ हम काउंसलिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देन आपको फर्स्ट टाइम आप जब रजिस्टर करेंगे, एमपीडीएमए पर जाएंगे, आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे, आप सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स उसमें पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करेंगे, आप सारी डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। लाइक लास्ट ईयर जो फ़ीस थी वो समथिंग 1100 के अराउंड थी, वेरी कर सकती है वो, लेकिन एमपीडीएमए पर इतना फ़ीस आपको सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो आती है मेरिट। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि स्टेट रैंक कब आती है, तो स्टेट रैंक उसी में आती है। मेरिट लिस्ट जब डिक्लेयर होती है उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है, कॉमन रैंक होती है और आपकी स्टेट रैंक होती है, उसमें आपकी स्टेट रैंक पता चल जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद होती है चॉइस फिलिंग। आपको कुछ टाइम इंटरवल दिया जाता है, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। फिर उसके बाद चॉइस लॉकिंग करनी पड़ती है। चॉइस लॉकिंग करने के लिए आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आता है, आप चॉइस फिल करते हैं, उसके बाद आप चॉइस लॉक करने के लिए OTP डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है। आपको जो भी कॉलेज मिल जाती है आपके लिए अलॉटमेंट लेटर आपकी प्रोफाइल पर शो होने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
हाँ, ये देखिए कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर होता है। आप जब एज ए कैंडिडेट आप रजिस्टर करेंगे देन आपको ये स्टेटस ट्रैकर आपकी प्रोफाइल पर शो होने लगेगा। एमपीडीएमए की साइट पर ही शो होता है। ठीक है, इसमें आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट होगी, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हो। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हो, आप अपनी सारी डिटेल्स में फिल करते हो। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो यहाँ पर स्टेजेस दिए हुए हैं, जैसे जैसे आप स्टेजेस क्रॉस करते जाते हो देन यहाँ पर ये ग्रीन सिग्नल आता जाता है। आप अगर किसी भी स्टेज में आप फेल हो जाते हो या आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पे रेड कलर का स्टेटस शो होने लगता है। ठीक है, फर्स्ट है कैंडिडेट प्रोफाइल, उसके बाद है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसके बाद होती है चॉइस फिलिंग, इसके बाद होती है चॉइस लॉकिंग। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है देन आपको अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नेम होगा, आपकी कॉलेज होगी। ठीक है, आपकी कैटेगरी होगी, आपकी अलॉटेड कैटेगरी होगी, और आप अपनी प्रोफाइल पर आओगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलेज का। आपको उसको निकाल के रख लेना है। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको इंस्टीट्यूशन में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। आप जैसे रिपोर्टिंग करोगे देन यहाँ पर आफ्टर रिपोर्टिंग ये ग्रीन सिग्नल से होने लगेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में रिपोर्टिंग करने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करने के लिए आपको वापस से अपनी एमपीडीएमए के पोर्टल पर आना होता है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होती है 1 लाख रुपीज़ और प्राइवेट कॉलेज के लिए वेरी करती है। ठीक है, इसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपका सारा डॉक्यूमेंट जो होता है वहाँ पे कॉलेज वाले ले लेते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर लास्ट जो आता है ये है विलिंगनेस टू अपग्रेड। अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो देन आपको विलिंगनेस टू अपग्रेड पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो देन आपको विलिंगनेस टू अपग्रेड करना है। उसके बाद आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर। इसमें हम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एमपीडीएमए पे विजिट करना है, आपको वहाँ पे लॉगिन करना है, आपको अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं पीडीएफ के फॉर्मेट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एमपीडीएमए के लिए जो चार्ज होता है काउंसलिंग चार्ज फर्स्ट राउंड के लिए आपको वो पेमेंट करना है। उसके बाद आती है आपकी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में होती है आपकी स्टेट रैंक। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपको मैंने मेरिट लिस्ट दिखा दी है। इसमें मेरिट लिस्ट में आपकी देखिए स्टेट रैंक होती है। ठीक है, आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है, आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, उसके बाद आपका जेंडर, एमपी डोमिसाइल अगर आपके पास है देन यस, अगर नो होगा तो कॉलेज आपको अलॉट होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी होती है, आपके मार्क्स होते हैं। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस में नेक्स्ट देख लेते हैं चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। चॉइस फिलिंग होती है आप अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में चॉइस फिलिंग सारी कॉलेजेस की सेम होती है। लाइक फर्स्ट अगर एमजीएम की बात करें तो एमपी की अगर बात करें तो फर्स्ट होगा एमजीएम, उसके बाद आपका जीएमसी भोपाल, उसके बाद आप जो भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चॉइस लॉकिंग के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आप डाल के चॉइस को लॉक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड फर्स्ट। जैसे ही राउंड फर्स्ट का सीट अलॉटमेंट होता है, अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाती है देन उस अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नेम होता है और आपकी प्रोफाइल पर आपका अलॉटमेंट लेटर सेंड कर दिया जाता है। ये देखिए अलॉटमेंट लेटर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपकी नेम होती है, स्टेट रैंक, कॉमन रैंक, ऑल इंडिया रैंक होती है, एमपी डोमिसाइल आपका है या नहीं है वो है। ठीक है, फिर आपकी जो कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो, आपकी कॉलेज और अलॉटेड कैटेगरी, किस कैटेगरी के थ्रू आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है रिपोर्टिंग एट कॉलेज। आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है, वहाँ पर आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई कराना पड़ता है और आपको वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट कराना होता है। ठीक है, वहाँ पर आपकी फ़ीस भी सबमिट होती है ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट होता है अपग्रेडेशन फॉर सेकेंड राउंड। अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करना है, आप फर्स्ट राउंड से सेटिस्फाइड नहीं है देन आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाने के लिए क्या फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है और किस कैटेगरी के लिए फ़ीस कितनी होती है। आपको वीडियो में आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ऑल्दो फिक्स नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं आपको टेंटेटिव बता दूँगा, वो कैटेगरी वाइज वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद आपको सपोज आपने अपग्रेड किया, आपको सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है देन आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँगा, अगर आपने फर्स्ट कॉलेज में आपने जब रिपोर्टिंग किया देन वहाँ आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, देन आपको वहाँ पर अपग्रेडेशन किया, आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा आपको वहाँ पर वो जिरॉक्स देनी पड़ेगी क्योंकि आपने ओरिजिनल कॉपी आपने अपने प्रीवियस कॉलेज में दे दिया हुआ है।
ठीक है। आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होता है वहाँ पर आपको आपकी ज़ेरॉक्स सबमिट करनी होती है, देन आपकी ओरिजिनल कॉपी जो है वहाँ से वापस आपके न्यू कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, वहाँ पर आपको सेकेंड कॉलेज में आपको अपना बचा हुआ एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। सपोज आपको सेकेंड राउंड में भी जो कॉलेज आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, देन आप सेकेंड राउंड से मॉपअप राउंड के लिए जा सकते हो। अगेन यहाँ पर कुछ भी पेमेंट करना पड़ता है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है फाइनल रिपोर्टिंग। सपोज आपको मॉपअप में कोई कॉलेज मिल जाता है, देन वो लास्ट राउंड होता है और आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होती है। बचे हुए सारे फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बाई चार्ट। ठीक है, आपको सबसे पहले MPDME पे जाना होता है, वहाँ पर रजिस्टर करना होता है। आपको डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पर अपलोड करने होते हैं PDF के फॉर्म में। आपकी सारी डिटेल वहाँ पे फिल करनी होती है, इससे आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस लॉकिंग करते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट आती है। आपको अगर तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है देन आप उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर आप रिपोर्टिंग करते हैं। वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो वेरीफाई होते हैं। आप एडमिशन का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके मार्क्स उस कॉलेज पे सूट करते हैं, लेकिन अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं देन आपको विलिंगनेस टू अपग्रेड पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, वो कॉलेज जो आपको अलॉट हुई है वो आपकी फाइनल कॉलेज हो जाएगी और आपकी काउंसलिंग यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके मार्क्स जो हैं उस कॉलेज पे सूट नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आप इससे बेटर कॉलेज डिजर्व करते हैं, देन आप विलिंगनेस टू अपग्रेड पे जा सकते हैं। वहाँ पर आप विलिंगनेस टू अपग्रेड में जाएंगे, देन आपको एक एफिडेविट बनवा के उस कॉलेज वालों को देना पड़ेगा, जिसमें आप ये डिक्लेयर करेंगे कि अगर आपको सेकेंड राउंड में अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है देन आप वापस आकर के उस प्रीवियस कॉलेज में आपका बचा हुआ एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप एफिडेविट देने के बाद आप विलिंगनेस टू अपग्रेड पे जाएंगे और आप अपग्रेड करेंगे। इसके बाद आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपकी सेकेंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है देन आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं सेकेंड राउंड के लिए। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार रजिस्टर किया हुआ है फर्स्ट राउंड के स्टार्टिंग में। आपको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है वो कंपलसरी होती है, चाहे आप अपग्रेडेशन के थ्रू सेकेंड राउंड में जाओ या आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आप रीडायरेक्ट होकर के सेकेंड राउंड में गए तो वहाँ पर भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आप चॉइस फिलिंग में सेम ऑर्डर डालते हो, सेम प्रायोरिटी फिल करते हो या चेंज करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है। उसके बाद आप चले जाते हो सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट लिस्ट आती है उसमें आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, अगर तो आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ पे जाते हो, आप अपने जो बचे हुए फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एडमिशन की आप वहाँ पे कंप्लीट करते हो और आपको वो डिज़र्विंग कॉलेज लगता है देन आपको वहाँ पर विलिंगनेस टू अपग्रेड नहीं करना है। आपकी काउंसलिंग वहीं पे ख़त्म हो जाती है, आप काउंसलिंग से मतलब फ्री हो जाते हो। अगर आपको वो कॉलेज सूट नहीं करता है देन आप विलिंगनेस टू अपग्रेड पे जाते हो। वहाँ पे आप एक एफिडेविट देते हो कि अगर मुझे कॉलेज नेक्स्ट राउंड में नहीं मिलता है देन वापस आकर के मैं इसी कॉलेज में बची हुई एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करूँगा। आप एफिडेविट देते हो और आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाते हो मॉपअप राउंड के लिए। यहाँ पर भी एक फ़ीस लगती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाओगे तो भी आपको फ़ीस लगेगी और आप सेकंड राउंड से मॉपअप राउंड में जाओगे तो वहाँ पे भी एक फ़ीस लगेगी। उस फीस के बारे में मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है देन आप रीडायरेक्ट हो जाते हो मॉपअप राउंड के लिए। यहाँ पर आपको रजिस्टर नहीं करना होता है क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया हुआ है, आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हो काउंसलिंग को फ्रॉम मॉपअप राउंड, देन आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना तब पड़ेगा जब आप फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग नहीं करवाए हो। अगर आपने पहले भी रजिस्टर किया हुआ है फर्स्ट राउंड के स्टार्टिंग में देन आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चॉइस फिलिंग कंपलसरी होती है, चाहे आप अपग्रेडेशन के थ्रू आओ या आप डायरेक्टली वहाँ से सीट ना मिलने पर रीडायरेक्ट होने पर आओ। ठीक है, अब मॉपअप राउंड की बात कर लेते हैं।
मॉपअप राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है देन आप कॉलेज में जाते हो, इंस्टीट्यूशन में रिपोर्टिंग करते हो, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, आपका एडमिशन प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो, मतलब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपको अगर मॉपअप राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है देन आप वेट करोगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है वहाँ पर आप उसका वेट करोगे, जो कि ऑफलाइन होती है। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर काउंसलिंग का। और इसके बाद हम देख लेते हैं योर मोस्ट एक्सपेक्टेड डाउट रिगार्डिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो पहला डाउट है कुछ बच्चों का ये होता है कि क्या हम एक साथ 2-3 कैटेगरी ज्वाइन कर सकते हैं। देन ऐसा नहीं होता है। अगर आपका हैंडीकैप भी हो, फ्रीडम फाइटर कोटा भी आपके पास है, जीएस कोटा भी आपके पास है, ठीक है, सैनिक कोटा भी आपके पास है, तो आपको ऐसा कोटा यूज करना है जिसमें आपका सबसे मैक्सिमम बेनिफिट हो। आप मल्टीपल कोटा एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट डाउट है कि सैनिक कोटा किसके लिए अप्लीकेबल होता है, क्या पैरामेडिकल फोर्सेस के लिए अप्लाई होता है लाइक बीएसएफ या सीआरपीएफ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सैनिक कोटा होता है उसके लिए आपके पेरेंट या तो वर्किंग हो या रिटायर्ड हो या डिसीज्ड हो, ठीक है, लाइक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में हो, देन सैनिक कोटा जो है आपका एप्लीकेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 5% रिजर्वेशन के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं। अगर आपने 6 to 12th गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है देन आप जीएस कोटा के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू 1st to 8th क्लास तक आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करी है एंड 9 to 12th आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, देन आपको जीएस कोटा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें चॉइस फिलिंग। मिनिमम चॉइस फिलिंग आप एक भी कर सकते हो, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग में आप सारी कॉलेजों से फिल कर सकते हो। उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन प्रोसेस मैंने बता दिया, एमपीडीएम पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको फिल करनी पड़ती है। और एडमिशन के टाइम पे आपको ऑफलाइन आपको जाना होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। ठीक है, आर कैंडिडेट आउटसाइड मध्य प्रदेश एलिजिबल फॉर नीट यूजी काउंसलिंग 2024। Then in the second phase and subsequent phases, in case of native local candidate of Madhya Pradesh are not available in merit list। ये स्पेसिफिक होता है सेकेंड फेज़ और सब्सक्वेंट फेजेस में हो सकता है, फर्स्ट फेज़ के लिए अलाउड नहीं है। सेकेंड फेज़ और सब्सक्वेंट फेजेस में अगर एमपी की मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं देन इस केस में ये बाहर के स्टूडेंट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी डन एज पर शेड्यूल डिक्लेयर्ड बिफोर काउंसलिंग। अच्छा, शेड्यूल के बारे में देखिए, शेड्यूल काउंसलिंग के लिए क्या होता है, आपको रजिस्टर करने के सिर्फ 2 चांस होते हैं। या तो आप स्टार्टिंग में रजिस्टर कर लें, फर्स्ट राउंड के स्टार्टिंग में रजिस्टर कर लें, या उसके बाद मॉपअप में रजिस्टर कर लें, मॉपअप के स्टार्टिंग में। लेकिन दोनों में से सिर्फ एक बार रजिस्टर कर सकते हो आप। अगर आपने स्टार्टिंग में रजिस्टर कर लिया यानी कि फर्स्ट राउंड के स्टार्टिंग में आपने रजिस्टर किया हुआ है देन आपको मॉपअप में रजिस्टर नहीं करना दिया जाएगा, मतलब चांस ही नहीं है, वहाँ पे आप दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है देन आप अपनी काउंसलिंग मॉपअप राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एज पर रूल्स सीट लिविंग बॉन्ड बिल नॉट बी अप्लीकेबल इफ रेजिग्नेशन इज सबमिटेड 2 days बिफोर द सेकेंड फेज ऑफ काउंसलिंग, बट इफ रेजिग्नेशन इज सबमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट द सीट लिविंग बॉन्ड विल बी अप्लीकेबल। ठीक है, इस चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज लिया, सारे सिचुएशन फेवरेबल हैं, आपने अपग्रेड भी नहीं किया है, आपका फाइनल हो गया कि आपको फर्स्ट राउंड की जो अलॉटेड कॉलेज है उसी में एडमिशन लेना है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अपना जो कॉलेज है वो ड्रॉप करना पड़ता है, देन आप सेकेंड राउंड के स्टार्टिंग होने से पहले दो दिन पहले आपको अपना रेजिग्नेशन जो होता है सबमिट करना होता है। क्योंकि अगर सेकेंड राउंड एक बार स्टार्ट हो गया और आपने रेजिग्नेशन दिया है देन आपका सीट लिविंग बॉन्ड बिल अप्लाई हो जाएगा। सीट लिविंग बॉन्ड अप्लाई होने पर आपको कॉलेज छोड़ने के लिए पेनाल्टी जो होती है वो सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। If you resign 2 days before the second phase of counseling, your fees will be returned after the end of counseling after deduction of 10% of the fees deposit। ठीक है, अगर आप 2 days पहले आप जो रेजिग्नेशन दे देते हो देन आपकी फ़ीस से ओनली 10% डिडक्शन होगा। लाइक अगर 1 लाख फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की देन उसका 10% अगर डिडक्ट होगा देन 10,000 डिडक्ट होगा, 90,000 आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद में। अगर आप एनआरआई कोटे से हो देन आपका 25,000 डिडक्ट होगा और बाकी फीस होगी रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड फेज मैंने आपको पहले क्लियर किया।
अगर आपको सेकंड फेज ज्वाइन करना है देन आपके पास दो केस हैं। आपको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया या आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कॉलेज सूट नहीं करता, देन आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो थ्रू अपग्रेडेशन। दूसरा केस ये है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है देन आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाते हैं सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ यू डू नॉट टेक एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज इन द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और फर्स्ट राउंड में, ठीक है, अगर आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, देन आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप मॉपअप राउंड में भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। फर्स्ट राउंड से बाहर हुए, सेकंड में भी नहीं जा सकते, उसके बाद मॉपअप में भी नहीं जा सकते। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में अगर जाना है देन आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, देन उसके बाद ही आप आगे के राउंड्स में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इफ़ नो सीट इज अलॉटेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग यू विल बी एलिजिबल फॉर सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग, मैंने पहले बता दिया। If participate in the second or mop-up phase, it will be mandatory for all candidates to do choice filling and choice locking after depositing prescribed advance fees। मैंने इसके बारे में बताया है आपको एडवांस फीस सबमिट करनी पड़ती है अगर आप कॉलेज अपग्रेड करके जाते हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट राउंड से आप सेकेंड राउंड में जाते हो अपग्रेड करके, ठीक है, देन आप अगर चॉइस फिलिंग ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करते हो देन आपको 10,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाते हो, आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट चूज करते हो, देन आपको 1 लाख रुपीज़ सबमिट करने पड़ते हैं एडवांस में, ठीक है। आप अगर सेकंड राउंड से मॉपअप राउंड में जाते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर चॉइस फिलिंग में फिल करना है देन आपको 1 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं। अगर आप सेकंड राउंड से मॉपअप में जाते हो और आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट फिल करना होता है देन आपको 2 लाख रुपीज़ सबमिट करने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है, NRI के लिए 10 लाख रुपीज़ भी होते हैं। ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, आपको सारी डिटेल जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन इन द अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग एंड हैव ऑप्शन ऑफ अपग्रेडेशन एंड यू आर नॉट अपग्रेडेड इन द सेकेंड फेज, इन सच केस द एडमिटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड विल बी रिजर्व्ड। अगर आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करते हो और आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है देन आपकी जो फर्स्ट राउंड वाली सीट है वो रिजर्व रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिल जाती है या सेकंड राउंड से मॉपअप राउंड में आप जाते हो आपको कोई सीट मिल जाती है, देन आपकी जो ओल्ड वाली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, वो किसी और कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगी और आपकी जो नई सीट है आपको वो मिल जाएगी। और ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको न्यू वाली सीट में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपको कॉलेज पसंद हो या नहीं हो, लेकिन आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा उस कॉलेज में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू हैव टेकन एडमिशन इन द सेकेंड फेज ऑफ काउंसलिंग ऑन द अलॉटेड सीट, यू हैव टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट फेज काउंसलिंग एंड हैव given option of upgradation and you are not upgraded in the mop-up phase, then in such case your first phase seat will remain the same चीज़ है, mop-up के लिए भी वही चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, in case of upgradation in second phase or mop-up phase in the sequence of being given the option of upgradation, it is mandatory for you to take admission in the upgraded college, ठीक है। आपको अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है क्योंकि आपकी ओल्ड सीट जो है वो कैंसिल हो चुकी है और आपको नई सीट लेनी पड़ेगी। अगर आप नई सीट नहीं लोगे देन आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अपग्रेडेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन अपग्रेडेशन प्रोसेस, इफ दिस हैपन द प्रीवियसली एडमिटेड सीट ऑफ द कैंडिडेट गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड एंड अलॉटेड टू अनदर एलिजिबल कैंडिडेट एज पर मेरिट, ठीक है। वही चीज़ था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप सेकेंड राउंड अगर आप ज्वाइन करते हो, फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में आप जाते हो, गवर्नमेंट अगर आप चॉइस फिलिंग में करोगे आपको 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट फिल करोगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे। आप सेकंड राउंड से मॉपअप राउंड में जाना चाहते हो, आपको चॉइस फिलिंग में ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करना है तो आपको 1 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट फिल करना है तो आपको 2 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इन द केस ऑफ सीट इज अलॉटेड इन द सेकंड फेज मॉपअप फेज, दिस अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन द टोटल एजुकेशन फीस ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सपोज आपने अपग्रेडेशन किया, आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में गए, आपने सपोज गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट आपने फिल किया, फिर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है। आपने जो ये 1 लाख रुपीज़ दिए थे, ये 1 लाख रुपीज़ जो है आपकी कॉलेज की ट्यूशन फीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। If no seat is allotted in the second phase and mop-up phase, then the amount will be returned to the bank account of the candidate within the stipulated time limit। अगर आपको अपग्रेडेशन के थ्रू नया कॉलेज नहीं मिलता है देन आपने जो ये फ़ीस सबमिट की थी वो फ़ीस आपको आपके अकाउंट पे वापस मिल जाएगी काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद तक में।
But if the candidate who are allotted any seat in the second year mop-up phase, then and they get admission on the allotted seat. If candidate does not take it, then advance fees deposited by the candidate will be cancelled. आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप उस कॉलेज को नहीं लेते हो, सेकेंड राउंड या सब्सिक्वेंट फेज में आपने जब अपग्रेडेशन करवाया है, आपको जो अलॉटेड सीट है आप उसे नहीं लेते हो, देन आप ऑटोमेटिकली काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। काउंसलिंग से बाहर होने के बाद आपने जो अपग्रेडेशन के लिए जो फीस दी थी वो फीस भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एलिजिबिलिटी फॉर मॉपअप फेज। मॉपअप फेज के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं। इसके लिए 3 कंडीशन होती है। सच कैंडिडेट हुम अलॉटमेंट लेटर इज नॉट बीन इशूड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है देन ऑब्वियसली बात है आप एलिजिबल होगे मॉपअप फेज के लिए। ठीक है, सेकेंड है सच कैंडिडेट हु आर टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट और सेकेंड फेज ऑफ द काउंसलिंग आफ्टर अलॉटमेंट एंड हैव सिलेक्टेड बेटर ऑप्शन, यानी कि अपग्रेडेशन। आप अपग्रेड करके भी मॉपअप में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कॉलेज है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सूट नहीं कर दिए, देन आप अपग्रेड के थ्रू जा सकते हैं मॉपअप में। उसके बाद होता है न्यूली कैंडिडेट, मतलब आपने अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है देन आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे मॉपअप राउंड में और आप जा सकते हो मॉपअप राउंड में। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।